2010 में एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ने दिखाया कि औसत IQ लगभग 19 के आसपास है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो लोग इससे अधिक स्कोर करते हैं वे अधिक बुद्धिमान होते हैं। निश्चित रूप से जो छात्र अपने IQ परीक्षण में अच्छे अंक लाते हैं वे जीवन में काफी अच्छा करते हैं। स्कूल में जब पैसे कमाने और स्वस्थ रहने की बात आती है और वे आमतौर पर लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन यह केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वे अधिक बुद्धिमान हैं। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि उच्च IQ स्कोर उच्च स्तर की प्रेरणा से संबंधित होते हैं। किसी भी तरह से अगर कोई नाम है जो बुद्धिमत्ता के शब्द के साथ पर्याय बन गया है तो वह निश्चित रूप से अल्बर्ट आइंस्टीन का है। और अगर आप इंटरनेट पर आइंस्टीन का IQ खोजते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक संख्या मिलेगी। समस्या यह है कि यह जानकारी सटीक नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी IQ परीक्षण नहीं दिया, इसलिए वैज्ञानिक उनके जीवन की उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। इन दिनों एक परीक्षण है जिसे वेज 4 कहा जाता है। इसके परिणाम अधिकतम 160 का स्कोर दे सकते हैं। यदि आपका स्कोर 135 या उससे अधिक है तो आप शीर्ष 1% में हैं। कुछ समाचार लेखों में अल्बर्ट आइंस्टीन के IQ पर 160 कहा जाता है, लेकिन कोई वास्तव में नहीं जानता कि यह नंबर कहां से आया है। इन अनुमानों के साथ एक बड़ा मुद्दा है जो लोग बनाते हैं। वे कच्ची मस्तिष्क शक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में आपकी उपलब्धियों के साथ भ्रमित करते हैं। देखिए, आइंस्टीन सैद्धांतिक भौतिकी में एक प्रतिभा थे, लेकिन अगर आप देखें कि जब वह छोटे थे तो उन्होंने कैसे प्रदर्शन किया, तो ये जरूरी नहीं कि एक उच्च IQ को दर्शाता है। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि आइंस्टीन का IQ उच्च हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपने काम में अद्भुत चीजें की। इस संदर्भ में एक अनोखा प्रयोग है जो आइंस्टीन ने किशोरावस्था में किया था। उसने अपने आप को एक प्रकाश किरण के पीछे दौड़ते हुए कल्पना किया। यह उच्च स्तर की समझ और कल्पना को दर्शाता है। इसके अलावा 90 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि अल्बर्ट आइंस्टीन के मस्तिष्क का वह हिस्सा जो 3D दृश्यता की अनुमति देता था, सामान्य से कहीं बड़ा था। मनुष्य जाति के लिए कई अन्य वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण खोजें की हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन इतनी व्यापक प्रसिद्धि क्यों प्राप्त कर गए? आपका अनुमान हो सकता है कि उसने 1905 में अपने सापेक्षता के सिद्धांत का विकास किया। और हाँ, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन जो और भी प्रभावशाली है वह यह है कि यह कहीं से अचानक प्रकट हुआ प्रतीत हुआ। न्यूटन या मैरी क्यूरी जैसे अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के विपरीत अल्बर्ट आइंस्टीन के पास प्रतिभाशाली रिश्तेदार या प्रभावशाली स्कूल रिकॉर्ड नहीं था। इसके विपरीत उन्होंने वास्तव में स्नातक होने के तुरंत बाद विश्वविद्यालय की नौकरी पाने में असफलता का सामना किया। इसके अलावा वह किसी वैज्ञानिक संगठन का हिस्सा नहीं थे, वह ज्यादातर अकेले काम करते थे। जब उन्होंने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया तब वह बस एक सामान्य पेटेंट क्लर्क थे जो घर पर एक छोटे बच्चे के साथ जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग मानते हैं कि यही कारण था जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन को एक रात में प्रसिद्ध बना दिया और उनके भौतिकी के सेलिब्रिटी स्टेटस को मजबूत किया। यह तथ्य कि उनके पास एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि नहीं थी। आइंस्टीन और उनकी गतिविधियों के बारे में जो बात दिलचस्प है वह यह है कि ऐसा लगता है कि कोई भी उनके पद चिन्हों पर चल नहीं सकता। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया है, क्या हम कभी अल्बर्ट आइंस्टीन के समान कोई और बड़ा वैज्ञानिक पाएंगे? अधिकांश विशेषज्ञ थोड़े संदेह में हैं। ऐसा नहीं है कि आज के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की बुद्धिमत्ता से मेल नहीं खा सकते। हमने हाल के वर्षों में भी कुछ असली प्रतिभाएं देखी हैं। स्टीफन हॉकिंग और उनके काले छिद्रों पर काम को लें, या फिर नील डेग्रास टायसन को, जो वास्तव में जटिल खगोल विज्ञान के विषयों के लिए सरल व्याख्याएं देते हैं। शायद इसका कारण यह है आजकल हम अधिक अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं देखते क्योंकि चारों ओर इतने सारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं कि उनमें से किसी एक का अलग दिखना मुश्किल है। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन इन आधुनिक वैज्ञानिकों से बड़े प्रतीत हो सकते हैं क्योंकि खैर भौतिकी स्वयं बदल गई है। 20वीं सदी के पहले आधे हिस्से में भौतिकी वास्तव में बहुत लोकप्रिय थी। यह केवल प्रकृति के रहस्यों को समझने के बारे में नहीं था, यह इतिहास को बदलने वाले क्षणों को बनाने के बारे में भी था, जैसे परमाणु शक्ति, रडार, लेजर, ट्रांजिस्टर और सभी तकनीकें जो हमारे गैजेट्स को काम करने में मदद करती हैं।
लेकिन आज की बात करें तो चीजें बदल गई हैं। कई भौतिकविद अब अधिक अमूर्त चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे उच्च आयामों को समझना, जो वास्तव में हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता से ज्यादा संबंधित नहीं है। इस बीच जीव विज्ञान थोड़ी अधिक लोकप्रिय हो गई। एक व्यक्ति जिसका नाम फ्रांसिस क्रिक था, जो एक भौतिक विज्ञानी के रूप में शुरू हुआ 50 के दशक में, जब उसने और जेम्स वॉटसन ने डीएनए डबल हेलिक्स को उजागर किया तो वह अल्बर्ट आइंस्टीन जैसी स्थिति के काफी करीब आ गया। उसने अपने बाद के वर्षों में चेतना के रहस्य में भी कदम रखा, लेकिन क्रिक भी उसी किंवदंती जैसी स्थिति तक नहीं पहुंच सके। आइंस्टीन केवल एक दिमाग नहीं थे, वे एक आवाज भी थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने के लिए किया और लोग उनके हर शब्द पर ध्यान देते थे। उन्हें 1952 में इजराइल के राष्ट्रपति बनने के लिए भी कहा गया था। उन्होंने इस नौकरी को ठुकरा दिया, यह तय करते हुए कि वे वही करेंगे जो उन्हें सबसे अच्छा पता था, यानी भौतिकी। आज किसी भी वैज्ञानिक, चाहे वह भौतिक विज्ञानी हो या जीव विज्ञानी, को इस तरह के पेडेस्टल पर रखना मुश्किल है। इसका एक हिस्सा शायद इसलिए है क्योंकि लोग वैज्ञानिक प्रगति के संभावित नकारात्मक पहलुओं के प्रति अधिक सतर्क हैं। आइंस्टीन में एक ऐसी विशेषता थी जो उन्हें अलग बनाती थी, एक प्रकार की शुद्ध बाल सुलभ जिद। शायद आइंस्टीन एक बहुत विशेष समय और एक निश्चित प्रकार की व्यक्तित्व का सही उत्पाद थे। आइंस्टीन ने खुद कभी नहीं माना कि वह सभी प्रचार के अनुरूप हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कोई आइंस्टीन नहीं हूं। लोगों ने यह भी सवाल किया कि क्या आइंस्टीन के वंशज भी उतने ही बुद्धिमान थे, और यह पता चलता है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के कुछ जीन अपने वंशजों को दिए हो सकते हैं। सबसे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि आईक्यू मान काफी हद तक विरासत में मिलते हैं, लेकिन जब आप वास्तव में बुद्धिमान लोगों की बात करते हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इसमें और भी कुछ है। और विशेष रूप से आइंस्टीन के बच्चों ने अपनी बुद्धिमत्ता अपनी माँ से भी प्राप्त की। उनका नाम मिलेवा मारिक था और वह भी एक वैज्ञानिक थीं, जिन्होंने आइंस्टीन के काम में मदद की। हालांकि एक चीज है जिसे औसत की ओर पुनर्गति कहा जाता है। यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है जिसे फ्रांसिस गाल्टन ने खोजा था, जो चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई में से एक थे। उनकी खोजें दिखाती हैं कि बहुत लंबे माता पिता से जन्मे लोग आमतौर पर छोटे होते हैं। इसलिए यदि आपके दोनों माता पिता बहुत बुद्धिमान हैं, तो आप भी संभवतः बुद्धिमान होंगे, लेकिन उनके स्तर पर नहीं। आइंस्टीन के परिवार पर वापस चलते हैं। पहले उनके बेटे एडवर्ड का जिक्र है, जो एक चिकित्सा छात्र शुरू हुआ, लेकिन चिकित्सा समस्याओं के कारण अपना अधिकांश जीवन अस्पताल में बिताया। उनका दूसरा बेटा हंस अल्बर्ट भी बुद्धिमान था। उसने बर्कले विश्वविद्यालय में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पढ़ाई। यह बिल्कुल EXMC2 के स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी काफी प्रभावशाली है। अल्बर्ट आइंस्टीन के एक पोते बर्नहार्ड ने भी भौतिक विज्ञानी बनने के साथ साथ इंजीनियरिंग में रुचि दिखाई और यहाँ तक कि कई अमेरिकी पेटेंट के लिए आवेदन भी किया। यह संभव है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के मस्तिष्क में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें इतना बुद्धिमान बनाया, और यह ग्लियल कोशिकाओं से संबंधित हो सकता है। इन्हें मस्तिष्क के अंधेरे रहस्यमय पदार्थ के रूप में सोचें। अब ये ग्लियल कोशिकाएं समर्थन प्रदान करती हैं, चीजों को पोषित रखती हैं, संकेत संचार में मदद करती हैं और न्यूरॉन्स के समान महत्वपूर्ण हैं। जब वैज्ञानिकों ने अल्बर्ट आइंस्टीन के मस्तिष्क को 11 अन्य मस्तिष्कों के साथ तुलना की, तो उन्होंने देखा कि उनके मस्तिष्क में अधिक ग्लियल कोशिकाएं थीं, विशेष रूप से एक स्थान पर जिसे बाएं अधीन पार्श्व क्षेत्र कहा जाता है। अब यह क्षेत्र उन विशेषज्ञों द्वारा संघ संघटक के रूप में जाना जाता है। यह मस्तिष्क का मिक्सिंग बाउल की तरह है, जहां यह मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों से जानकारी लेता है और सब कुछ एक साथ मिलाता है। सरल शब्दों में ऐसा लगता है कि उनके मस्तिष्क के सभी हिस्से एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद कर रहे थे। यह जानकारी यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती कि आइंस्टीन का मस्तिष्क विशेष था, मुख्यतः क्योंकि वे कुल 12 मस्तिष्कों पर विचार कर रहे थे और यह स्पष्ट रूप से काम करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। अपने आगे के विचारों के बावजूद, विशेष रूप से भौतिकी के मामले में, यह अफवाह है कि अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान कथा के बड़े प्रशंसक नहीं थे।
उन्होंने शायद सोचा कि यह शैली लोगों की वास्तविक विज्ञान की समझ को बिगाड़ देती है, जिससे वे असंभव चीजों पर विश्वास करने लगते हैं। एक विडंबनापूर्ण घटनाक्रम में वर्षों बाद स्टार वॉर्स के प्रसिद्ध योद्धा को अल्बर्ट आइंस्टीन की शक्ल से प्रेरणा मिली। हमें सोचना चाहिए, हम भाग्यशाली हैं, वह एक वैज्ञानिक बने और हमारे ब्रह्मांड की समझ के लिए अपने महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ आए। यह इसीलिए है क्योंकि जब अल्बर्ट आइंस्टीन युवा थे तो वे अपने वायलिन बजाने के प्रति अधिक उत्साही थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर वे भौतिकी पर नहीं ठोकर खाते तो वे एक संगीतकार बनना पसंद करते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अपनी जिज्ञासा को शांत कर लिया है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, या अगर आप और चाहते हैं तो इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड पर बने रहें।